हेलो टू ऑल। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 8। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप 20 से 30 मार्क्स एक्स्ट्रा आसानी से खींच पाएंगे, चाहे आप उसे एलिमिनेशन टेक्निक कहिए, चाहे लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच कहिए, कुछ भी कहिए। तो देर नहीं करना है, चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले जितने पार्ट हुए हैं जाके जरूर देख लेना, लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टोटल 2015 से लेके 2018 तक के हम क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे, ईयर वाइज चल रहे हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो। टोटल 20 वीडियो आएंगे। 2025 हमने कंप्लीट कर लिया है, 24 भी कंप्लीट कर लिया है, 2023 जो है वो अभी ऑन गोइंग है, ध्यान रखना। और इसका आज लास्ट पार्ट, लास्ट नहीं नहीं सेकंड लास्ट, इसके बाद एक और आएगा, ठीक है। और अब आपको डेली 2 वीडियो मिलेंगे, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार इस सेशन को अच्छे से देखिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 1 होना चाहिए, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ऑलरेडी 5 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। ठीक, ध्यान से। अब देखिए, ऐसा सवाल मैंने 2025 में भी दिखाया था, 2024 में भी दिखाया था, 2023 में फिर से दिखा रहा हूँ। यानी कि यूपीएससी अपनी कड़ी नहीं तोड़ रही, वो हर बार ऐसे क्वेश्चन बना रही है। कभी तीनों स्टेटमेंट में दे रहा है तो कभी एक में दे रहा है, बस पकड़ने की जरूरत है। पकड़ लिया, आंसर आपके सामने है। जैसे सवाल क्या लिखा है, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि विद द रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्या लिखा है, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल और इंटरनल कंबंशन, इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस और कहीं ना कहीं पावर जनरेशन के लिए, इट कैन बी यूज्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। यानी कि कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर कैन बी आए, है ना, तो ऐसे स्टेटमेंट के लगभग लगभग चांसेस होते हैं कि वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अच्छा, कितने क्वेश्चन में, जैसा मैंने बताया था, 10 में से 9 क्वेश्चन में सब देखा जाता है करेक्ट ही होने वाला, 100% करेक्ट हो जाता है। तो आप खुद सोचिए ना, अब आपको हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपने ना पढ़ा हो, ऐसा ही क्वेश्चन 2026 में भी दिखाऊंगा, आएगा। बस एग्जाम में आंखें खोल के रखना, ठीक है, और उसको अप्लाई करना, आप देखेंगे आपका आंसर सही होगा। तो तीनों बातें में कैन है। और जैसे मैंने बोला था, कैन के साथ अगर कुछ और आता है, नॉट वगैरह आता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। लेकिन कैन के साथ अगर कुछ नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, यानी कि मामला ठीक है और आंसर हमारा सही है। तो क्या हो जाएगा भैया, ऑल थ्री। पूछ रहा है करेक्ट कितना है, तो ऑल थ्री, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि इसी को आप लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच मानिए, ठीक, या फिर एलिमिनेशन टेक्निक मानिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन जहां पर भी कैन है, यूपीएससी की स्टाइल रही है कि मैंने कैन के कई सारे तरीके बताए हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, प्रीवियस एक बार देख के आना, तब ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे सवाल बनाता है, 2025 में भी दिखाया था मैंने आपको कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन बनते हैं, 24 में भी दिखाया था, 23 में भी देख लो। सवाल क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्विट्जरलैंड मूल्य के मामले में सोने का प्रमुख निर्यातकों में से एक है। यानी कि स्विट्जरलैंड अगर माने तो कहीं ना कहीं वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर इन अ गोल्ड इन द टर्म ऑफ वैल्यू, यानी कि वो एक्सपोर्ट करता है, वैल्यू के मामले में ठीक ठाक लेवल का एक्सपोर्टर है। ठीक है, दूसरी बात क्या करें, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, स्विट्जरलैंड के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार है। स्विट्जरलैंड हैड सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड, है ना, मतलब कि सबसे ज्यादा सोना है उसके पास। ठीक है, अब आप खुद सोचिए जरा इस बात को कि गोल्ड को लेके हमेशा अफ्रीका की बात होती है ना, बेसिक सी, अगर हमने बचपन से एनसीईआरटीज भी ध्यान से पढ़ा हो। और ऐसे स्टेटमेंट देखिए, लास्ट टाइम 2025 में भी ऐसा सवाल आया था जिसमें वो आपको बहकाने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ भी आपको बहकाने की ही कोशिश की गई है। ठीक है, हाँ एक्सपोर्टर है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि ये सेकंड लार्जेस्ट है। आप अगर मैप में जाके देखेंगे ना, स्विट्जरलैंड आपको मिलेगा भी नहीं, इतना छोटा सा देश है। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट, ये बात हजम तो नहीं होती, इसीलिए इस स्टेटमेंट को मैं काट दूंगा। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट जब भी आपको आएगा, जब लगे कि नहीं भाई ये बात तो थोड़ी हजम नहीं हो रही है, चुपचाप काट देना। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट कहीं ऑप्शन में सही है ही नहीं। तो इसका मतलब हो गया स्टेटमेंट 1 क्या है, हमारा सही है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बस मैं आपको ये समझा रहा हूं कि लॉजिकल थिंकिंग लगाना, वहां पे ये सोचना क्या सच में स्विट्जरलैंड
ऐसा है सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व उसके पास हो, थिंक लॉजिकली, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट काट दिया। लेकिन हाँ, ये हो सकता है क्योंकि दोनों गलत नहीं हो सकता, किसी भी ऑप्शन में दोनों गलत होने की चांसेस है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, पहला गलत, दूसरा मतलब पहला सही हो गया, दूसरा गलत है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग। और इतना सोचना पड़ेगा, जब तक नहीं सोचोगे ना तो कंफ्यूज रहोगे, कौन से देश को आप सेकंड लार्जेस्ट, किसको किसको जा रहे हो देखने, मुश्किल हो जाएगा ना हर प्रोडक्ट को लेके। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स बना के रखोगे, सोल्यूशन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सवाल बहुत शानदार है। क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। इंडिया अकाउंट 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट। और मैंने आपको बताया था, याद कीजिए 2025 में भी बताया था, 24 में भी बताया था कि अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, वहां पर कोई नंबर लिखा है, नंबर्स, जैसे मान लेते हैं कि, है ना, आप बताया था, आपने ध्यान दिया होगा, या कहीं परसेंटेज लिखा है, तो पता नहीं यूपीएससी के ऐसा क्या खास है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में वो ऑप्शन गलत ही होता है, वो बनाते ही गलत है। यानी कि भारत वैश्विक माल निर्यात का 2.3% हिस्सा है। तो आप खुद सोचिए ना, यानी कि ये चीज जो है, ये चीज क्या है, 3.2%, ये परसेंटेज है। परसेंटेज है तो इसका मतलब ये क्या है, यूपीएससी इसको क्या बनाता है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा रॉन्ग बनाता है। तो जब ये ऐसे क्वेश्चन को रॉन्ग बनाता है तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया भैया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वैसे भी 1.6% के आसपास इंडिया का है, ये जस्ट डबल लिख दिया है। ये स्टाइल है यूपीएससी की, जिससे बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि नंबर्स 3.2% है तो आपको भी लगेगा हाँ यार इतना तो हो सकता है, हम इतना पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली हम सिर्फ 1.6% ही करते हैं ग्लोबल एक्सपोर्ट का। सोचिए कितना स्मार्टली क्वेश्चन बनता है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, यूपीएससी की स्टाइल को पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो पकड़िए, इसीलिए कर रहा हूं, पहले वीडियो से लेके ये 8वां वीडियो है, एक करके देखिए और फॉलो करिए, एग्जाम में आपको 100% एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट 2 अब कहना ही नहीं है क्योंकि ये सही ही हो जाएगा। तो आप देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है, क्योंकि उसको सही होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट में दोनों गलत नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन मत पढ़िए, तब भी चल जाएगा, ठीक है। सवाल के पढ़ लेते हैं। भारत में कार्यरत कई स्थानीय कंपनियां, कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत के उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन का लाभ उठाया है। तो आप खुद सोचिए, कुछ कंपनियों ने उठाया है। और मैंने ये भी बोला, अगर कहीं पे मेनी शब्द लिखा है, याद होगा आपको, याद है कि नहीं, याद है कि नहीं, मेनी या ऐसा कुछ लिखा है, क्या लिखा है कुछ, तो ऐसे स्टेटमेंट क्या होते हैं, 100% करेक्ट होते हैं ना, बिल्कुल। तो देर किस बात की, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये भी सवाल मस्त है, विश्वास कीजिए। और बार बार ऐसा क्वेश्चन आता है, 2025 में भी दिखाया था, कैसे स्टेटमेंट देखो बीच में आया था। जैसे 2023 में तीनों स्टेटमेंट में ये डाला है, 24 में 2 में, लेकिन 25 में 1 में। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि यूपीएससी स्टाइल को बार बार रिपीट करता ही करता है। आगे 22 में भी देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन है, 21 में भी ऐसे हैं। तो समझने की जरूरत है, बस मैं आपको बताऊंगा अभी। आइए समझते हैं, सवाल क्या लिखा है, भारत में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के विचार कीजिए। यानी कि जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उनकी बात करते हैं। क्या लिखा है, इनमें से कोई भी समुद्र जल का उपयोग नहीं करता है, कोई भी नहीं करता, यानी कि नन ऑफ दीज, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, कोई भी नहीं करता, ऐसा कैसे हो सकता है। आगे, इनमें से कोई भी, फिर से आया, जल संकटग्रस्त जिलों में स्थापित नहीं है, इनमें से कोई भी, यानी कि नन ऑफ दिन सेट अप द वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा है, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, यानी कि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्राइवेट है, मतलब सब के सब सरकारी ही हैं, कोई भी प्राइवेट नहीं है, ठीक है। पूछ रहा है इसमें से कितने सही हैं, आपको क्या लगता है कितने सही होंगे, बोले भैया आपको क्या लगता है कितने सही होंगे। देखो स्टेटमेंट पढ़िए, एक्सट्रीम स्टेटमेंट तीनों है, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आए जिसमें नन लिखा हो, है ना, नन ऑफ देम हो, तो ध्यान रखिएगा ऐसे स्टेटमेंट क्या होते हैं, गलत होते हैं, रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं भैया, रॉन्ग, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व वाला नहीं है। ऐसा नहीं है, भारत में निजी स्वामित्व के भी कोयला संयंत्र हैं। कोई ऐसा नहीं है जो वाटर स्टेशन मतलब जहाँ पानी की कमी है वहां लगाया गया हो। कोई तो है ही। आगे के लिखा है कोई ऐसा नहीं जो सी वाटर, कोई तो देखो ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी क्यों बनाती है? जो स्मार्ट बच्चा है वो क्या करेगा? एलिमिनेशन सीख जाएगा और उसको पता है कि ये चीजें यूपीएससी ने जानबूझ के बनाई है। तो वही उन्हीं का प्रीलिम्स हो रहा है ना। हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम क्या है? वो अपनी नॉलेज बेस पर ही रह जाते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाते। लगा लेना इस बार, ठीक है? ऐसे स्टेटमेंट आएंगे पकड़ लेना यार, नहीं तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? नन। तो ऑप्शन क्या आ गया? कोई नहीं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इजी था। हाँ सर इजी था, कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? पारा प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मरकरी पॉल्यूशन। मरकरी पॉल्यूशन, आइए देखिए स्टेटमेंट पढ़िए बस। आप देखेंगे उत्तर चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। क्या लिखा है? विश्व में सोना खनन गतिविधि द्वारा पारा प्रदूषण का एक स्रोत है। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मरकरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। यानी कि जब गोल्ड माइनिंग करते हैं, जब खदानें खोदी जाती हैं तो वहां से पारा निकल सकता है। तो पारा भी तो धरती में पाया जाता है, बहुत सारे प्रदूषक निकलते हैं तो बिल्कुल पारा भी क्यों नहीं निकल सकता। आगे क्या लिखा है? कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र पारा प्रदूषण का कारण बनते हैं। यानी कि कोल बेस्ड थर्मल पावर कॉज मरकरी पॉल्यूशन। यानी कि जब हम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पारा, एग्जैक्टली जो चीजें जमीन से निकल रही हैं आप मना नहीं कर सकते कि इतने अंदर जाके खुदाई कर रहे हो पारा नहीं निकलेगा। बिल्कुल होगा, है कि नहीं? खुद सोचो ना, ये लॉजिकल थिंकिंग है, विश्वास कीजिए आप। क्योंकि हर पॉल्यूशन क्यों कहा जाता है कि बहुत अंदर तक खुदाई मत कीजिए, नुकसान हो सकता है? वो इसीलिए क्योंकि जब भी पृथ्वी में हम डिगिंग करेंगे, खुदाई करेंगे, तो बहुत सारे पॉल्यूशन तो होंगे ही होंगे, उसमें पारा एक नॉर्मल सी बात है। और स्टेटमेंट देखिए, यहाँ गोल्ड की कहा, यहाँ कोल बेस की कहा, यानी कि दोनों अंदर की बात है। तीसरा स्टेटमेंट फिर देखो वही बोलेगा, देर इज, क्या लिखा है? देर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। यानी कि पारे के संपर्क में आने का कोई भी सुरक्षित स्तर नहीं है कि इतने तक अगर पारा है तो आप सुरक्षित है, लेकिन इससे ज्यादा हो गया तो आप असुरक्षित है। इसका कोई भी सुरक्षित स्तर नहीं है। तो वैज्ञानिक झक मार रहे हैं, है ना? वैज्ञानिक ने आज तक बताया ही नहीं कि पानी कितना गंदा होगा, पी लोगे तब तुम्हारी जान बचेगी, नहीं तो मर जाओगे, है ना? तो इस तरह वो उन्होंने पारे के बारे में नहीं बताया। दुनिया के सब कुछ बता दिया होगा लेकिन पारे के बारे में अभी तक बताया ही नहीं। खुद सोचो, यूपीएससी चूतिया बना रही है कि नहीं? आपको बेवकूफ बना रही है ना? हाँ सर, तो खुद सोचिए ना, ये स्टेटमेंट आप ऐसे स्टेटमेंट को ही निकालना है। और जब ऐसे स्टेटमेंट निकालोगे ना, आपके सामने उत्तर रहेगा, यार मैं ही हूं। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ या फिर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया ही होगा कि भैया इतने परसेंटेज या इतने मिलीग्राम पारा ही कहीं ना कहीं आपकी बॉडी झेल सकती है, इससे ज्यादा नहीं झेल सकती। बताया होगा ना। तो ये क्या लिख दिया इसने? कोई सुरक्षित बात ही नहीं पता हमें। तो ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना, यही स्टेटमेंट पकड़ने वाली होती है। इसी को स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक या लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच कहते हैं, जो आपको एग्जाम में पकड़ना होता है। ये दोनों बातें सही लग रही है ना? हाँ, लेकिन ये बातें तो बिल्कुल नहीं लग रही भाई। काट दीजिए। इसका मतलब कितना स्टेटमेंट सही है? सिर्फ दो, ओनली टू, केवल दो, ऑप्शन बी। समझ में आया? बस अप्लाई कर लेना दोस्तों, आप खुद देखेंगे कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सही करोगे। बस जो थिंकिंग सिखा रहे हो इस थिंकिंग को पकड़ने की कोशिश करना, इस पे काम करना। आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू सही होने लगेंगे जो आज तक गलत हो रहे थे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ मेंस रैंक बूस्टर प्रोग्राम में, जो कि एक टोटल 100% फ्री बैच है। टोटली फ्री बैच है, आपको कोई पैसा नहीं देना, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। रजिस्ट्रेशन कराइए और अपनी पढ़ाई शुरू करिए। बैच का एक भी फीस नहीं है, ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। तो रजिस्ट्रेशन 25 तारीख से चलेगा। और इस कब से शुरू कर रहे हैं? 8 जून शाम 8 बजे, जिसमें जीएस पेपर 1 2 3 4 ऐसे ये सब कुछ और जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। आपको एक नई थ्योरी मिलेगी। मैं ऐसे कुछ तरीके भी आपको सिखाऊंगा, क्वेश्चन ना कभी पढ़ा हो तभी आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ
हम लोग यहाँ इस क्लास में डिस्कस करेंगे। 150 दिन मैक्सिमम इसको लेके जाऊंगा, लेकिन 150 दिन में आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा। मुझे लगता है इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेंस में, क्योंकि एक एक्सपर्ट अगर आपको सिखा देता है तो बात बन जाती है ना। पूरा सिलेबस ध्यान रखिएगा। तो क्या करना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में 25th से, ध्यान रखिएगा 25th से हम क्या करेंगे, आपका एडमिशन स्टार्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या है कि सीटें हमने लिमिटेड रखी हैं, जो पहले आएगा पहले पाएगा वही है। तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, बैच आपकी टोटली फ्री है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो उसके लिए तो जरूरी है। तो आइएगा, मिलिएगा हमसे, और ध्यान रखिएगा 25 मई को हम लोग शुरू करेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो सिखा रहा हूँ उसको सीखते चलिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ गुड डे।